नमस्कार दोस्तों, जीएस कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ा था, आज के वीडियो में हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ेंगे। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी बोलते हैं, अर्थात गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए थे या इसके कौन कौन से प्रमुख विशेषताएं हैं। यह अधिनियम भारतीय संविधान के विकास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा जितने भी संवैधानिक प्रस्ताव तैयार किए गए थे उस प्रस्तावों में यह सबसे बड़ा एवं विस्तृत था। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तैयार किए गए संवैधानिक प्रस्तावों में यह अंतिम प्रस्ताव था, अर्थात इस तरह से इसके पश्चात कोई भी एक्ट पारित नहीं किया गया था जिसमें संवैधानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो या बहुत सारे प्रावधान हो। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे और इससे जो भी महत्वपूर्ण, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और प्रमुख प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे। तो इस एक्ट के हम लोग थोड़ा सा पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि किस पृष्ठभूमि के अंतर्गत यह एक्ट लाया गया था। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए जो भी संवैधानिक प्रगति थी उसकी जांच हेतु एक आयोग का गठन किया जाएगा और यह आयोग इस पे संदर्भ में जो भी रिपोर्ट होगी वह अपना प्रस्तुत करेगी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि इस संदर्भ में जो आयोग का गठन 10 वर्षों पश्चात, अर्थात 1919 की अवधि के 10 वर्ष पश्चात 1929 में गठन किया जाना था, उस आयोग का गठन जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1927 में ही कर दिया गया। 1927 में ही कर दिया गया और इसका महत्वपूर्ण कारण था, यह भी था कि उस समय अंग्रेज़ों के प्रतिकूल स्थिति थी, इसलिए 1929 में के स्थान पर इसे 1927 में ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया। इसके अतिरिक्त यह गठन के करने का एक और कारण था कि भारतीयों द्वारा और अधिक स्वायत्तता की मांग की जाने लगी थी एवं भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी वह बुरी तरह असफल हो गई थी। तो इस तरह से सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया और इस आयोग को श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन को हम लोग श्वेत आयोग के नाम से इसलिए जानते हैं या कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे सातों के साथ वो सभी ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, अर्थात गोरे थे, इसलिए इसे हम लोग श्वेत आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इस आयोग का भारतीयों द्वारा जमकर विरोध किया गया। इस विरोध के संदर्भ में या इस आयोग के संदर्भ में हम देखेंगे कि एम.एन. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें इस आयोग का विरोध करने का पूर्णतः निर्णय लिया गया। इसके पश्चात भारत में और भी पार्टियां थी, जैसे मान लीजिए हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, किसान मजदूर पार्टी, इन सभी पार्टियों ने आपस में विचार विमर्श करके इस आयोग का विरोध करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण फैक्ट है इस कमीशन के संदर्भ में, क्योंकि जब इस कमीशन का विरोध हो रहा था तो लाहौर में इस कमीशन का विरोध का नेतृत्व जो है लाला लाजपत राय कर रहे थे और लाला लाजपत राय के ऊपर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसके पश्चात जो है वर्ष 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो यह फैक्ट पूछा जाता है कि यहाँ लाठियों की चार्ज से किसकी मृत्यु हो गई। तो इस विरोध के पश्चात जो है भारत जो सचिव थे बर्कन हेड, इस समय जो सचिव थे यह बर्कन हेड थे। इन्होंने क्या किया, भारत में साइमन आयोग का विरोध को देखते हुए भारतीयों के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत किया और उन्होंने यह चुनौती दी कि भारतीय एक ऐसा संविधान बनाकर ब्रिटिश संसद के सामने प्रस्तुत करे जो भारत के सभी दलों को मान्य हो, अर्थात उनकी सहमति हो। तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय नेहरू कमेटी का गठन किया गया। इसके नेहरू की कमेटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेहरू की अध्यक्षता में ही इस कमेटी का गठन किया गया था। दोस्तों यहाँ एक बात ध्यान में रखेंगे कि यहाँ नेहरू कमेटी ही शॉर्ट में आता है नाम में, इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि अगर पूछ दिया जाए कि यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, तो यहाँ मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया था। मोतीलाल नेहरू
इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, न कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन किया गया और इस समिति के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, इस रिपोर्ट को हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। यह रिपोर्ट जो है वर्ष 1928 में आया था। तो इस तरह से क्या हुआ कि भारत सचिव जो भारतीयों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत किए, उन चुनौती को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया और समिति का गठन कर कर वो समिति ने संवैधानिक प्रस्ताव का एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्रीय मांग रख दी। 14 सूत्रीय मांग रख दी। अब इस 14 सूत्रीय की मांग के बाद ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों पर विचार विमर्श के लिए लंदन में जो है 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। 3 गोलमेज सम्मेलन, इसको हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यह 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया और वहाँ संवैधानिक विस्तारों पर या बंदों पर, सुधार पर विचार विमर्श किया गया। यह सम्मेलन जो है वर्ष 1900, यह पूछा जाता है, प्रथम जो हुआ था यह 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा जो है वह 1932 में हुआ था। तो इस तरह से यह 3 गोल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि भी लोग जाते थे, वहाँ हिस्सा लेते थे। उसके पश्चात क्या हुआ, इस सम्मेलन के पश्चात एक श्वेत पत्र के माध्यम से एक नई संवैधानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई या दस्तावेज प्रस्तुत की गई और इस संवैधानिक दस्तावेज पर विचार विमर्श करने के लिए लिन लिथगो की अध्यक्षता में लॉर्ड लिन लिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया। अर्थात श्वेत पत्र के माध्यम से जो एक नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, उस पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिन लिथगो की अध्यक्षता में यह जो श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया था, यह 1933 में किया गया था। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, 1933 में। तो इस लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया और इसी संयुक्त समिति के रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित किया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 के पारित होने के संदर्भ में जो भी पृष्ठभूमि था उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग देखेंगे इस अधिनियम के कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे या इसके कौन कौन से प्रमुख विशेषताएं थी, उसके बारे में जानेंगे। तो इस अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान थे, विशेषताएं थे, उसको आप लोग एक बार देख लेंगे। इसके बाद हम लोग इसको डिटेल में डील करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान शामिल किए गए थे। तो मोटे तौर पे देखो तो ये सारे प्रावधान थे जिसे पूछा जाता है हाईलाइट करके, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। इसके तहत क्या हुआ, हम शॉर्ट में इसको एक रिवाइज कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग डील करेंगे। पहले है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कंपटीशन में, कि हाँ अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। उसी तरह इसमें केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई, शक्तियों का विभाजन किया गया प्रांतों एवं केंद्रों के बीच। अगला प्रावधान था प्रांतीय स्वायत्तता एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। अगला प्रावधान था कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था, अर्थात विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की भी स्थापना की गई। अगला प्रावधान था संघीय न्यायालय की स्थापना, अर्थात संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यह भी प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं संघीय विधानमंडल के संदर्भ में हम देखेंगे कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी और उसका निर्वाचन कैसे होता था। आगे देखेंगे भारतीय परिषद की समाप्ति, अर्थात इस अधिनियम के तहत जो है भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया इसके तहत। अगला था मताधिकार का भी विस्तार किया गया एवं संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का भी प्रावधान किया गया। इस तरह से मोटे तौर पे हम लोग देख लिए कि इसके कौन कौन से प्रमुख प्रावधान या विशेषताएं हैं। अब हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं और डिटेल में इसका डील करते हैं, समझेंगे कि इसका प्रावधान कैसे किया था। तो सबसे पहले देखते हैं अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अर्थात 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की प्रावधान किया गया। इस अखिल भारतीय संघ का स्थापना जो है 11 ब्रिटिश प्रांतों 6 कमिश्नरी क्षेत्रों या मुख्य आयुक्त प्रांत इसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि चीफ कमिश्नर क्षेत्र था, यह कमिश्नर का क्षेत्र था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य आयुक्त क्षेत्र
यह जो था 6 था। उसके बाद भारतीय रियासत, अर्थात अखिल भारतीय संघ का जो स्थापना होना था वह 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों। यहाँ 6 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से तात्पर्य है, हम लोग इसको ऐसे समझें कि जैसे वर्तमान में भारत में जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वो छोटे छोटे हैं, तो प्रशासन की दृष्टि से वहाँ आज के डेट में भी देखिएगा क्या बोलते हैं प्रशासक नियुक्त किया जाता है, कहीं कहीं उसको उपराज्यपाल, गवर्नर, इस तरह से। उस समय जो भी छोटे क्षेत्र थे, ये तो 11 मुख्य बड़े बड़े राज्य थे, और यह जो छोटे छोटे थे क्षेत्र थे इनको हम लोग मुख्य आयुक्त क्षेत्र या चीफ कमिश्नर क्षेत्र बोलते थे। तो यह 6 हो गए। और इसी तरह देशी रियासत, अर्थात इन तीनों से मिलकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना होना था। लेकिन यह अखिल भारतीय संघ की स्थापना के संदर्भ में क्या था कि जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे उनका अखिल भारतीय संघ में शामिल होने की अनिवार्यता था, अर्थात उनको अनिवार्य रूप से शामिल होना है। लेकिन भारतीय रियासतों के संदर्भ में अनिवार्यता लागू नहीं थी, अर्थात जो भारतीय रियासत उसमें शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो सकते थे, और जो नहीं शामिल होना चाहते थे वो शामिल नहीं हो सकते थे। इसी दृष्टि से यह योजना जो है लागू नहीं हो पाया था, क्योंकि अखिल भारतीय संघ की स्थापना में देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले देशी रियासतों का शामिल होना आवश्यक था। लेकिन वह निर्धारित संख्या में देशी रियासत शामिल इसमें नहीं हो पाए, इसी के कारण यह योजना जो है लागू पूर्णतः नहीं हुई और अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो है कार्यान्वयन नहीं हो सका। तो ये प्रावधान हम देख लिए। अगला प्रावधान हम लोग देखेंगे। अगला प्रावधान क्या था इसमें, इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। यह केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना जो है, जैसे भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, उसको समाप्त करके वह प्रणाली केंद्र में लागू कर दी गई। और इस प्रणाली को लागू करने के लिए केंद्रीय प्रशासन के जो विषय थे उनको 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। एक जो वर्ग था वो आरक्षित वर्ग था, अर्थात आरक्षित वर्ग में जो भी विषय थे उनको आरक्षित कर दिया गया। तो अर्थात एक आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, तो इस तरह से जो शासन का माध्यम था वह 2 विषय हो गए और 2 तरीके से होते थे, इसलिए केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। आरक्षित विषय के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि आरक्षित विषय में प्रमुख रूप से कौन कौन से विषय शामिल थे। तो जो आरक्षित विषय थे इसमें प्रमुख रूप से इसमें था प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले अर्थात विदेशी मामले, वैदेशिक मामले, कबायली या जनजातीय क्षेत्र, कबायली या जनजातीय क्षेत्र, धार्मिक मामले, धार्मिक मामले। ये जो प्रमुख विषय थे ये आरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे और इनका शासन जो है गवर्नर अपने परिषद के माध्यम से करता था तथा ये ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होते थे। दूसरा जो विषय था वह हस्तांतरित विषय था। तो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत जो है जो प्रमुख रूप से जो विषय थे उसमें था मुद्रा, डाक, तार, रेडियो, वायरलेस अर्थात यह जो संचार का साधन समझ लिया जाए इसको, और मुद्रा, ये जो सब्जेक्ट मुख्य रूप से थे यह हस्तांतरित विषय के अंतर्गत थे। इस पर जो शासन गवर्नर जो शासन करता था वह अपने मंत्री परिषद के सहायता से करता था और यह मंत्री परिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो इस तरह से केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। अब अगला प्रावधान हम लोग देखेंगे, इसके तहत क्या किया गया, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। इन शक्तियों का विभाजन से तात्पर्य है कि इसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया और इस विभाजन के तहत जो है 3 सूचियों का निर्माण किया गया। इस विभाजन के लिए कितने सूचियों का निर्माण किया गया, तो 3 सूचियों का निर्माण किया गया। पहला सूची था संघीय सूची, संघीय सूची, दूसरा था प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची, तीसरा था समवर्ती सूची। संघीय सूची में जो थे
कुल 59 विषय थे। प्रांतीय सूची के विषयों की संख्या 54 थी और जो समवर्ती सूची थी इनमें 36 विषय थे। अर्थात संघीय सूची के विषय जो भी होते थे उसमें केंद्र सरकार जो है कानून बनाकर अपना शासन करती थी और प्रांतीय सूची पर प्रांतों को अधिकार था कानून बनाने का और प्रशासन करने का। और समवर्ती सूची ऐसे थे जिसमें दोनों का अधिकार था कानून बनाने का और प्रशासन करने का, अर्थात इसमें प्रांत और केंद्र दोनों कानून बना सकते थे। दोस्तों यहाँ हम लोग एक फैक्ट जानेंगे कि यह जो सूची का निर्माण किया गया 3 सूची का, संघीय सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची, जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा सा फैक्ट हम बता देते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके महत्व के बारे में। यह अधिनियम में जो 3 सूचियों का निर्माण किया गया, तो वर्तमान में जो हमारा संविधान है इसमें भी 3 सूचियों की व्यवस्था आप लोग देखते होंगे कि 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है। इन 3 सूचियों में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो यह जो 3 सूचियों का प्रावधान है, शक्तियों का विभाजन, यह भारत शासन अधिनियम 1935 से ही प्रेरित है, अर्थात वहीं से लिए गए हैं। तो इसे यह पूछा भी जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से शक्तियों का विभाजन कर दिया गया तीनों में। अब मोटा तौर पे जान लेते हैं थोड़ा कि हालांकि हम लोग केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना के समय में बता दिया था, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बता देते हैं। संघीय जो सूची थे उसमें जो शामिल विषय था, उसमें शामिल विषय था जैसे मान लीजिए प्रतिरक्षा था, उसको हम लोग जान गए थे, डाक था और जनगणना था। जनगणना ये जो महत्वपूर्ण विषय थे ये संघीय सूची के थे। प्रांतीय सूची में जो महत्वपूर्ण विषय थे उसमें जो प्रमुख विषय थे उसमें क्या था, उसमें सब शिक्षा, प्रांतीय सेवाएं ये सब जो थे, और पुलिस, ये प्रांतीय सूची के प्रमुख विषय थे। और समवर्ती सूची में जो था दंड विधि का प्रावधान था एवं दंड विधि प्रक्रिया का प्रावधान था। इसके अलावा विवाह एवं विवाह विच्छेद, जैसे तलाक बोलते हैं, विवाह विच्छेद इत्यादि सब्जेक्ट समवर्ती सूची में शामिल था। एक और चीज़ था इसमें, जो अवशिष्ट शक्ति थी, अवशिष्ट शक्तियाँ से तात्पर्य यहाँ ये है कि ऐसे सब्जेक्ट जो वह तीनों उपयुक्त, जो हम लोग संघीय सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची तीनों की चर्चा किए, तो उस सूची में जो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो जो उन तीनों सूचियों में शामिल नहीं था, उनको इसके अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत या अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा गया और यह शक्ति जो है वायसराय को प्रदान किया गया था। अर्थात इस सब्जेक्ट से जो भी संबंधित था उसमें अधिकार जो था वायसराय को दे दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में जान लिया। अब अगला प्रावधान क्या था, इसके तहत प्रांतीय स्वायत्तता एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। अर्थात प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना एवं उनको स्वतंत्रता स्वायत्तता प्रदान की गई। या ऐसा इसलिए किया गया कि इसके तहत क्या किया गया, प्रांतीय सूची के विषय जो भी थे उस पर पूर्ण रूप से कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को दे दिया गया। अर्थात उन पर से केंद्र का नियंत्रण जो था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस तरह से प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। और इसके पश्चात क्या हुआ कि जो प्रांतीय गवर्नर थे वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काज करते थे। अब पहले जो था वो गवर्नर जनरल के अधीन होते थे, इसलिए वह स्वायत्तता प्रदान की गई। तीसरा था क्या, दूसरा क्या, इसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना से तात्पर्य है कि इस उत्तरदायी शासन के लिए प्रांत के जो गवर्नर थे वे अपने मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य करने हेतु उनको जो है अनिवार्य बना दिया गया। इस तरह से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। अर्थात जो गवर्नर थे वो अपने मंत्रिपरिषद के सहायता से ही या सलाह पर ही कार्य कर सकते थे, वह अपने स्वेच्छा से काम नहीं कर सकते थे। इस तरह से वो उत्तरदायी हो गए। अब क्या था, अगला प्रावधान हम लोग देखेंगे कि इसके तहत क्या किया गया कि कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। जैसा कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी, उसी के तहत इसमें क्या किया गया, कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। ऐसा इस तरह देखते हैं इसको हम लोग। जैसे इसके तहत 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे,
एक फैक्ट हम बता देते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत में जो है 1937 में चुनाव हुए थे और इस चुनाव में प्रांतों में कांग्रेस पार्टी ने लमसम 5 और गठबंधन के तहत 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी। तो इस तरह से वह विधानसभा का गठन के तहत ही हुआ था। तो इस तरह से पूछा जाए तो इस तरह से इस अधिनियम के तहत जो समझ लीजिए 11 प्रांतों में विधानसभा की स्थापना की गई और मैंने 11 प्रांतों में से कुछ ऐसे प्रांत थे जहां विधान परिषद की भी स्थापना की गई। इसी के तहत यह प्रावधान था कि कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था भी स्थापित की गई। तो ये जो 11 प्रांत थे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस 11 प्रांत में जो शामिल थे उसमें बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत अर्थात अभी हम लोगों का जो उत्तर प्रदेश है इसको पूर्व में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत एवं बरार, असम, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध। हम लोग देख लेते हैं आप कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से 11 राज्यों में विधानसभा का गठन किया गया। इन 11 राज्यों में से 6 राज्य ऐसे थे जहां विधानसभा का गठन इन 11 राज्यों में किया गया एवं इन 11 राज्यों में से 6 राज्य ऐसे थे जहां विधान परिषद अर्थात 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की भी स्थापना की गई। तो इन 6 राज्यों में वो राज्य थे, इन 6 राज्य में राज्य ये थे: बम्बई, मद्रास, बंगाल, असम, बिहार एवं संयुक्त प्रांत अर्थात 11 राज्यों में से ये 6 राज्य ऐसे थे जहां विधान परिषद के साथ साथ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की भी स्थापना की गई थी। तो बम्बई 1, मद्रास 2, बंगाल 3, असम 4, बिहार 5 एवं संयुक्त प्रांत 6। अर्थात इन 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी पूछ दे या पूछा भी जाता है तो इसका जवाब आप लोग दे सके। तो इस तरह से द्विसदनीय व्यवस्था हम लोग देख लिया। अगला क्या प्रावधान था इसके तहत कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह न्यायालय जो था इसको दिल्ली में स्थापित किया जाना था और इसी के तहत दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और यह न्यायालय जो है 1 अक्टूबर 1937 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस अधिनियम के तहत दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और यह न्यायालय जो है 1 अक्टूबर 1937 से अपना कार्य करना आरंभ कर दिया था। और इसके बारे में न्यायालय में जानेंगे कि इनके न्यायाधीशों का क्या प्रावधान था। तो इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश एवं 2 अन्य सहयोगी न्यायाधीश का प्रावधान था। अर्थात 6 न्यायाधीशों का प्रावधान था। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो था वह ब्रिटिश शासक के द्वारा की जानी थी। अर्थात इन न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश शासक के द्वारा किया जाना था और यह इस न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते थे, अगर उनके विरुद्ध कोई अपील की जानी है तो वो अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। यह प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन में स्थित था। अर्थात इस संघीय न्यायालय के किसी भी निर्णय के विरुद्ध यदि अपील की जानी है तो यह अपील जो है प्रीवी काउंसिल में ही की जा सकती थी। एक और चीज़ हम लोग जानेंगे इसके बारे में, फैक्ट है। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो मॉरिस ग्वेयर थे।
ये संघीय न्यायालय जो 1937 में स्थापना या कार्य करना किया, उसके ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और यह भी जानेंगे कि इन न्यायाधीशों में 2 न्यायाधीश जो थे वो भारतीय भी थे। तो एक जो भारतीय न्यायाधीश थे उनका नाम था M.R. जैकब और दूसरे जो न्यायाधीश थे उनका नाम था M.S. सुल्तान। अर्थात इस संघीय न्यायालय में जो दो भारतीय न्यायाधीश थे उनमें एक का नाम था M.R. जैकब, दूसरे का नाम था M.S. सुल्तान। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था मॉरिस ग्वेयर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसके तहत एक संघीय विधानमंडल, यहाँ संघीय विधानमंडल से तात्पर्य है इस संघीय विधानमंडल में जो था एक संघीय विधानसभा था, संघीय विधानसभा अर्थात निम्न सदन था यह, निम्न सदन। और दूसरा था संघीय सभा, यह राज्यसभा अर्थात उच्च सदन, यह उच्च सदन था। इसमें संघीय जो विधानसभा था इसमें कुल सदस्यों की जो संख्या था वह 375 सदस्य होते थे। इनमें से 250 सदस्य राज्यों से आते थे एवं 125 सदस्य यह देशी रियासतों से आते थे। और इसी तरह संघीय सभा में देखते हैं तो इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या थी वह थी 260 और इस 260 में से 156 सदस्य जो थे वह प्रांतों से आते थे एवं जो शेष सदस्य थे अर्थात 104 सदस्य थे यह देशी रियासतों से आते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि यह जो संघीय विधानमंडल था उसमें 2 सदन थे, एक था संघीय विधानसभा अर्थात निम्न सदन और दूसरा था संघीय सभा अर्थात उच्च सदन। संघीय विधानसभा में कुल 375 सदस्य होते थे, इनमें से 250 प्रांतों से आते थे एवं 125 सदस्य देशी रियासतों से आते थे। इसी तरह संघीय सभा अर्थात उच्च सदन जिसमें कुल सदस्यों की संख्या जो थी वह 260 थी एवं 156 सदस्य जो होते थे वह प्रांतों से आते थे एवं 104 सदस्य थे वह देशी रियासतों से लिए जाते थे। तो इस तरह से संघीय विधानमंडल के बारे में जो प्रमुख था प्रावधान वो देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला प्रावधान देखते हैं भारतीय परिषद की समाप्ति। यहाँ भारतीय परिषद की समाप्ति से तात्पर्य जैसे इस अधिनियम के तहत यह है कि भारत शासन अधिनियम 58 के तहत मिस हो गया तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था तो इसी के तहत भारत परिषद की स्थापना की गई थी। तो इस भारत परिषद की जो स्थापना थी इस अधिनियम के तहत की गई थी उसको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत समाप्त कर दिया गया। और इसके समाप्त करने के पश्चात क्या किया गया, भारत जो सचिव होते थे उनके लिए एक समूह मंडल उनको सौंप दिया गया, अर्थात परामर्शदाता का जो एक समूह था उनको सौंप दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सचिव जो इसके बाद कार्य करना था उनको इन्हीं समूहों के परामर्श से काम करना था। तो इस तरह से भारतीय जो सचिव की व्यवस्था थी वो भी भारतीय परिषद की जो स्थापना की गई थी उसको भी इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। अगला प्रावधान हम लोग देखते हैं, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत एक केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया और इसी प्रावधान के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अभी हमारा वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक जो है अपना इसी के तहत स्थापित हुआ था। इसका कार्य देश में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण करना था। अगला प्रावधान क्या था, इसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का इसके तहत भी विस्तार किया गया। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में विस्तार किया गया था और इसकी शुरुआत जो है वह 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। किस तरह किया गया था, तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के आधार पर। और इसमें क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन का शुरुआत 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत किया गया, केवल मुस्लिमों के लिए था। अब इसको क्या किया गया,
19 के भारत शासन अधिनियम के तहत विस्तार करके यह सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय एवं यूरोपियों के लिए व्यवस्था कर दिया गया। अर्थात जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत इन लोगों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। लेकिन अब क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भी विस्तार किया गया इस व्यवस्था का। तो इस विस्तार के तहत इसमें जो है, इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। महिलाओं के लिए, महिलाओं, दलितों एवं मजदूरों, अर्थात पहले मुस्लिम, उसके बाद इन लोगों को शामिल किया गया, उसके बाद इनको भी शामिल करके इसका विस्तार किया गया। यह पूछा भी जाता है कि इन लोगों को शामिल करके किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। तो अगर मान लेते हैं कि 1919 का भारत शासन अधिनियम नहीं दे रहा है, तो हम लोग 1935 का भारत शासन अधिनियम भी इसका आंसर होगा, और यह पूछा भी जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के विस्तार के बाद क्या किया गया, इसके तहत मताधिकार का भी विस्तार किया गया। अर्थात इस विस्तार के तहत भारतीय जनसंख्या का लगभग 10% आबादी को मताधिकार देकर इस मताधिकार का विस्तार किया गया। अब हम लोग अगला प्रावधान देखते हैं इसके बारे में। एक है संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। चूँकि वास्तव में देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। अब भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या किया गया कि इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग को संघीय लोक सेवा आयोग में बदल दिया गया। संघीय लोक सेवा आयोग तो इस तरह से संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। और इसके पश्चात क्या है कि प्रांतीय सेवा आयोग का भी गठन का प्रावधान किया गया एवं 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। अर्थात पहले से केवल केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, उसको बदल के संघीय लोक सेवा आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। और इसमें 2 एक्स्ट्रा क्या किया गया कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत एक प्रांतीय सेवा आयोग का गठन और दूसरा क्या था, संयुक्त सेवा आयोग का गठन का भी प्रावधान कर दिया गया। तो इस तरह से 2 एक्स्ट्रा इसमें ध्यान रखेंगे आपको कि इसमें 2 अलग जो है ये प्रावधान कर दिया गया। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो संघीय लोक सेवा आयोग था इसका गठन का प्रावधान किया गया। तो मूल रूप से यह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही इसका स्थापना हो गया था, लेकिन इसका नाम बदल के संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। इसको अंग्रेजी में इसको नाम दिया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब एक चीज़ और हम लोग इसके बारे में जानेंगे। यही संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो इस संघीय लोक सेवा आयोग का जो नाम है इसका नाम बदल के संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। अर्थात इस तरह से हम लोग देखें तो भारत में सबसे पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से गठन हुआ। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उसको संघीय लोक सेवा आयोग अर्थात फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एवं 1950 जब देश आज़ाद हो गया और भारत हमारा संविधान लागू हो गया, उसके पश्चात इसको संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। अर्थात इसका नाम को बदल कर, और इसके संदर्भ में इंग्लिश जो वर्ड है वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोग इस अधिनियम के तहत जो भी प्रमुख प्रावधान किए गए थे उसके बारे में जाना।
एक प्रावधान यह भी था, जिसको शायद इसमें नहीं लिखा गया था। एक प्रावधान यह था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा मतलब आज अब वर्तमान में इसका नाम, बर्मा का वर्तमान नाम जो है वो म्यांमार है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग थोड़ा इस अधिनियम के महत्व के बारे में जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 किस तरह से इम्पोर्टेंट है। जैसा हम लोग शुरू में पढ़े थे, शुरू में हमने बताया था, तो इसके बारे में हम यह बताते हैं कि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह भारत में जो भी ब्रिटिश सरकार द्वारा संवैधानिक प्रस्ताव तैयार किया गया था उसमें तो एक अंतिम था, और दूसरा यह सबसे जटिल एवं विस्तृत था, यानी सबसे बड़ा एवं विस्तृत था। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो था 14 भाग था, 321 अनुच्छेद था, अर्थात अनुच्छेदों की जो संख्या थी वह 321 थी और 14 भाग थे एवं 10 अनुसूचियाँ थी। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वह सबसे विस्तृत एवं सबसे बड़ा था। और क्या था इसकी इम्पोर्टेंस, और हम लोग जानते हैं इसलिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के बहुत सारे प्रावधान, लगभग 250 प्रावधान हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें शामिल किया गया है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह भारत शासन अधिनियम, यह पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, किस अधिनियम का पड़ा है, तो उसमें विकल्प दे सकता है 1909, 1919, 1935 और कोई विकल्प दे सकता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1935 का भारत शासन अधिनियम का भारत के वर्तमान संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। तो इस तरह से हम लोगों ने दोस्तों आज भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में जाना, जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे उसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे कि इसमें ऐसे टॉपिक लाया जाएगा और ऐसे टॉपिक को हम लोग पढ़ाएंगे और जो परीक्षा में पूछे जाते हैं या उसको पूछे जाने की संभावना हो, उसी टॉपिक को हम लोग चूज करेंगे और उसी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।